हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा सेशन है वो जो हमारा यूजीसी नेट और हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं, पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, जो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार रहेंगे। और इससे पहले हमने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो क्वेश्चन था, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है। तो दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूजीसी नेट से संबंधित जो हिंदी का पोर्शन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। और हिंदी से संबंधित हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों को। तो हमारी सीरीज का जो ये 12वां पार्ट है। इससे पहले हमने 11 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चनों को डेली डिस्कस किया है और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है। उसी तरह जो हमारा पिछली वीडियो का क्वेश्चन था वो था, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है। तो रामविलास शर्मा की क्या क्या टिप्पणियां हैं, 4 टिप्पणियां दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। आपका ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। दूसरा है, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है कि अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है, रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम। तो 4 ऑप्शन दी गई है, सरहप्पा, पुष्तन, अदममहान, लोइप्पा लोइप्पा। दूसरा ऑप्शन है लोइप्पा, सरहप्पा, अदममहान, पुष्दंत। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास पुष्दंत, सरहप्पा, लोइप्पा लोइप्पा। ये 2 बार आ गया। अदमहमान आगे, सरहप्पा, लोइप्पा, पुष्दंत और अदममान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। देख लेते हैं हम व्याख्या में। तो सरहप्पा का समय है 769 ईस्वी और इनकी रचना है दोहा कोश। लोइप्पा का समय की बात की जाए तो 773 ईस्वी इनका समय है और लुइपाद गीतिका इनकी रचना है। पुष्तंत की बात की जाए तो पुष्तंत का समय है 10वीं शताब्दी और महापुराण, यणकुमार चरियु और जस चरियु इनकी रचना है। अदममहान की बात की जाए तो 12वीं सदी इनका समय है। संदेश रासक इनकी रचना है, मोस्ट रचना है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, दोहा कोश और संदेश रासक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी डायरी साहित्य है। तो ए है प्रवासी की डायरी, एक है साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ऋण जल धन जल। तो ऑप्शन डी है आपके पास। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ए और सी डायरी साहित्य है, ए और सी। आगे व्याख्या में देखते हैं हम, प्रवास की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ये क्या है? डायरी विधा की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचना है प्रवास की डायरी। और रघुवीर सहाय की दिल्ली मेरा प्रदेश। और अगली है मुक्तिबोध की रचना, एक साहित्य की डायरी निबंध है ये। और ऋण जल धनजल की बात की जाए तो ये रिपोर्टाज है, फणीश्वरनाथ रेणु का। आगे है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम चुनिए। तो पहला ऑप्शन दिया आपके पास, रोयक, कुंतक, आनंदवर्धन, दंडी। दूसरा ऑप्शन है कुंतक, आनंदवर्धन, रोयक, दंडी। आनंदवर्धन, दंडी, रोयक, कुंतक और दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक, रोयक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और बात की जाए इसकी व्याख्या की तो व्याख्या देखते हैं हम। दंडी का समय है 7वीं शताब्दी और इनकी रचना है काव्य दर्शक।
होस्ट है। आनंदवर्धन की बात की जाए तो 9वीं सदी इनकी समय है। धन्यालोक इनकी रचना है। कुंतक की बात की जाए तो 11वीं और 12वीं सदी इनका समय है। वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है, काव्य ग्रंथ है। रोयक की बात की जाए तो 12वीं सदी इनका समय है। अलंकार सर्वस्व इनकी रचना है। आगे है 16वां क्वेश्चन हमारे पास। तो 16वें क्वेश्चन की बात करें हम तो ये इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 मगही नहीं है। देखते हैं हम व्याख्या में। तो व्याख्या की बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। तो आपकी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो ब्रजभाषा है आपकी, ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो आपकी बुंदेली है वो भी आपकी पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। और जो मगही रचना है आपकी, मगही जो भाषा है ये किसके अंतर्गत आती है? तो मगही की बात की जाए तो ये बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। आगे है हमारे पास भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाट्य के किस पात्र का है? तो ये किस पात्र का है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, बरुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। व्याख्या में देखते हैं। चाणक्य की बात की तो भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। उसके बाद बरुचि का कथन है, अत्याचार की चिंगारी समाज का हरा भरा कानन दग्ध कर देती है। और चंद्रगुप्त का जो कथन है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आज आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। आगे है राक्षस। राक्षस का जो संवाद है वो है, चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है। उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ दिन प्रतिदिन रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। ये इनका कथन है राक्षस का। आगे क्वेश्चन है, जेही पंखी के नियर होई कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाय जरी तरिवर होई निपात। उहात्मक के ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में से व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? तो 4 ऑप्शन दी गई है। इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। कवि वेदना के स्वरूप विलक्षण से नहीं, ताप की मात्रा नापने से प्रवृत्त है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसमें संत्रास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या में देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत काव्य के नागमती वियोग खंड से ली गई है। नागमती खंड के वियोग से ली गई है। अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए नागमती कहती है कि मैं जिस पक्षी के पास जाकर अपनी विरह व्यथा सुनाती हूँ, वही पक्षी मेरी विरहाग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाता है और उस वृक्ष के सारे पत्ते जल जाने के कारण वह पतहीन हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि इन पंक्तियों में ऊहात्मकता के अतिरिक्त विरहताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विषाद व्यंजना की गई। मलिक मोहम्मद जायसी का एक कथन है, पद्मावत काव्य से लिया गया है। पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई ये पंक्तियां हैं। आगे है क्वेश्चन हमारा, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? जिसमें 4 ऑप्शन दी गई है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन कर रहे, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा।
व्याख्या में देखते हैं, आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। ध्वनि काव्य के संबंध उनका मत है कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, अर्थात जिस काव्य में वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारपूर्ण व्यंग्यार्थ होता है, वही ध्वनि काव्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक है? 4 ऑप्शन दी गई है, विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो ए डी ऑप्शन है, बी डी ऑप्शन है, बी सी ऑप्शन है और ए सी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी। बी सी क्या है आपका? ये है सादृश्य मूलक अलंकार। अर्थालंकार के मुख्यतः 7 उपभेद माने गए हैं, जिसमें है सबसे पहले अर्थालंकार के उपभेद सादृश्य मूलक। इसमें कौन कौन से आते हैं? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह आदि अलंकार आते हैं। और वैषम्य या विरोध मूलक की बात की जाए, इसमें असंगति, विषय, विरोधाभास आदि आते हैं। क्रम या श्रृंखला मूलक की बात की जाए तो इसमें कारणमाला, एकावली, सार आदि आते हैं। न्याय मूलक की बात की जाए तो इसमें जो अलंकार आते हैं यथा, संखत, संख्या, काव्यलिंग, तद्गुण आदि आते हैं। कारण कार्य संबंधी में विभावना, हेतु प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि आते हैं। निषेध मूलक की बात की जाए तो इसमें व्यतिरेक, विनोक्ति, अपनुति आदि आते हैं। गुणार्थ की बात की जाए तो गुणार्थ प्रतिमूलक में कौन कौन से आते हैं? प्रायोक्ति, समायोक्ति, ये अलंकार आते हैं। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विरक्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मवद भावुकता का अभाव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी इसका सही आंसर है। ए और बी इसका सही आंसर है। आगे है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दी गई है आपके पास, विरक्त, अवयव, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारक। कारक के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों की परिभाषा है। सबसे पहले बात की जाए पंडित कामता प्रसाद गुप्त की, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है जो क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये पंडित कामता प्रसाद गुरु की है। पंडित किशोरी दास की बात की जाए तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की बात की जाए तो कारकों द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। कारकों के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? पहला कथन है, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष की सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाती है। उर्वशी मानवीय है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। पूर्वा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी। पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा ऑप्शन है ए डी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास बी सी, चौथा ऑप्शन है ए सी। तो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और उर्वशी के तृतीय अंक के बारे में जितनी भी आप जानकारी जानते हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस क्वेश्चन का आंसर हम अपनी जो दूसरी वीडियो होगी उसमें आपको बताएंगे। धन्यवाद।